घड़ी अब आ चुकी है। टेक्निकल पैनल के लिए मैं सबसे पहले मॉडरेटर मनीषा जी गुप्ता CNBC आवाज से जो है यहाँ पे उनका स्वागत करता हूं और उनको स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। इसके साथ में मैं निखिल भाई जो भुज से हैं उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। कमल जी शाह को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पे आए। मनोज जी जैन मुंबई से आए हुए हैं, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। मैं अमित खरे जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। अजय केडिया जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए। दिनेश जी सोमानी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए वो। अखिलेश जी जैन को भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए। किसी को अपनी कैपेसिटी पे भरोसा हो तो वो भी आए स्टेज पे कि कोई डोरी पकड़ानी है जो पकड़ा दे वो किसी को भी। मनीष राठी जी, फोटोज बांधने तालियां मनीष राठी जी के लिए भी। मनीषा जी, ये वो पैनल है जो कि कई सेमिनार्स में सुशोभित होते हैं और शायद इनकी आवाज सुनने के लिए हम बहुत आतुर रहते हैं। शायद मैं समझता हूं कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग जुड़ चुके होंगे केवल इनकी आवाज सुनने के लिए। ओवर टू यू। जी जी जी। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो अभी तक 3 पैनल्स हुए हैं, चाहे वो किसान के थे, इंडस्ट्री के थे, फंडामेंटल्स के थे, काफ़ी कुछ सुनने को मिला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी पैनल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहा था। बहुत सुंदर सवाल पूछे गए और बहुत सारी लर्निंग इस क्लियरली इस सेमिनार में देखने को मिली है। एक और चीज़ जो कहना चाहूँगी, हम शुरुआत करें उससे पहले ये कि हम बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं एज मीडिया, इंडिया में, इंटरनेशनली भी, पर जिस तरह का अपनापन, आत्मीयता यहाँ पर है वो शायद कहीं पर भी नहीं है। हर कोई एक दूसरे को भाई साहब और भाभी जी कहता है और उतना ही प्रोफेशनलिज्म भी है जो काफ़ी काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया उस सब के लिए। प्राइसेस की जहाँ तक बात है, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, मिसकोटेशन से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर भी, और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जिनके ऊपर प्राइसेस हम यहाँ पर देखते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं। पैनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आपको बताएंगे कि आगे जाकर यहाँ पर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो भी है। सबसे पहले आप सभी से एक सवाल रहेगा और हम एक एक सवाल लेकर सबसे ये बात करते हैं ताकि हम सबका यहाँ पर व्यू भी ले सकें। चाहे वो एक्सपोर्ट है, अवेलेबिलिटी है, इन्वेंट्री है, या फिर ओपन इंटरेस्ट है, में काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हैं जब एक प्राइस आप फोरकास्ट करते हैं। आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप वो कौन सी चीज़ देखना चाहेंगे जिससे आपको लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्राइसेस में आगे जाके आ सकता है? टेक्निकल जी। मोस्टली जब टेक्निकल हम एनालिसिस करते हैं तो एज पर माय एनालिसिस में मोस्टली यही देखता हूँ वेदर द बायर इज स्ट्रॉन्गर और सेलर इज स्ट्रॉन्गर। आई गो बाय दैट साइड, आई गो विद द ट्रेंड। थिंग विच आई ऑब्जर्व इज कि प्रीवियस 10 से 15 दिन के बाद अगर वॉल्यूम में स्पर्ट आया है तो आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन अहेड। दैट्स द ओनली थिंग आई ट्रैक। रेस्ट ऑफ देम मैं RSI देखता हूं, मैं MACD देखता हूं। आपने जब कहा ना कि बायर एंड सेलर्स आप देखते हैं मार्केट में, जब मैं यहाँ पर अंदर आ रही थी तो मैंने बोला सबने साफा पहना है, सिर्फ मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने बोला जो पिंक वाले हैं वो बेयर्स हैं और जो ब्लू वाले हैं वो बुलिश हैं। सो आई थिंक अगर हम वो देखें कि बायर स्ट्रॉन्ग है या बेयर स्ट्रॉन्ग है तो एज ऑफ नाउ काफी बैलेंस है। आई थिंक ब्लू ज्यादा लोगों ने पहना हुआ है। वो स्क्रीन देखकर समझ में आता है। अच्छा, ऑलराइट। तो अच्छा, ओके, सो बायर्स एंड सेलर्स आप देखते हैं और उस हिसाब से आप अगले 15 दिन यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रेंथ देखता हूँ, बायर इज स्ट्रॉन्गर और सेलर इज स्ट्रॉन्गर।
जब हम स्पॉट मार्केट देखते हैं और जब हम फ्यूचर्स मार्केट देखते हैं और जिस तरह की पैरिटी डिस्पैरिटी बाजार में होती है वो आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं? मोस्टली फ्यूचर्स प्रीमियम पर ही होना चाहिए। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कमोडिटी होती है जहां पर कन्वीनियंस यील्ड जहां बीच में आ जाती है, देन देयर ओनली कि फ्यूचर बहुत प्रीमियम में चला जाएगा और कैश डिस्काउंट में चला जाएगा, दैट इज द पॉसिबिलिटी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर हैज टू बी अ प्रीमियम से 1 or 1.5% टू द कैश मार्केट, जिसको हम कॉन्टैंगो बोलते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो टेक्निकल की बात हुई और ऑफ कोर्स हम प्राइसेस के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन आप वो कौन सा फंडामेंटल देखेंगे प्राइसेस फोरकास्ट करने से पहले? नमस्कार सभी मित्रों को। जहाँ तक दिनेश जी ने बोला है तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, और फ्यूचर मार्केट्स में जो स्ट्रेंथ आती है वो तभी आती है जब सामने डिमांड में स्ट्रेंथ है। मतलब हमने कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कमोडिटी के अलावा भी दूसरे मार्केट की हम बात करें, तो वहाँ पे भाव में बढ़त आपको जब भी देखने को मिलेगी जब उसमें डिमांड में स्ट्रेंथ है। मुझे एक सबसे अच्छी 2 चीज़ें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। एक तो करेंसी का काफ़ी बड़ा रोल जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और कोविड के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी में है, और उसके चलते हम डॉलर इंडेक्स में बड़ी जो है बढ़त देख रहे हैं, तो जो पीयर करेंसीज है या जो इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज है वो आने वाले समय में भी प्रेशर में रहेगी। तो रुपी का जो फैक्टर है वो काफ़ी कुछ कमोडिटी को, स्पेशली एक्सपोर्ट साइड को सपोर्ट करेगा। और हमने देखा है कि इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स होने के बाद भी रुपी में हमने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आते हुए नहीं देखी है। तो रुपी में जो प्रेशर है वो आगे भी बना रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्वार सीड और ग्वार गम का जो रेशो है वहाँ भी हम देखें तो अभी जो गम के जो प्राइजेज हैं, जो प्रीवियस जो रेशो था समवेयर अराउंड 3 to 3.2, जो अभी 1.7 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट डिमांड इमर्ज होगी, गम के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे, तो वो जो बेस कमोडिटी है गंवार, उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये 2 फैक्टर काफ़ी कुछ आगे जो है कीमतों को निर्धारित करने में सपोर्ट करेंगे और ये कीमतों को पॉजिटिव रखेंगे। आपसे भी वही सवाल, पहला सवाल सबसे वही है कि क्या एक चीज़ है जो आप आगे जाके फॉलो करना चाहेंगे? थैंक यू। मैं मेनली जो है एक्चुअल में क्या टेक्निकल चार्ट ही देखता हूँ, तो मेनली जो अपने चार्ट में मैं फॉलो करता हूँ वो रिट्रेसमेंट को कुछ ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ, और मैं मेनली जो ब्रेकआउट होते हैं वॉल्यूम्स के साथ में उनको ही मेन उसको ध्यान में रखते हुए आगे के प्राइजेस प्रेडिक्ट करता हूँ जी। और जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी हमने गुआर में आते हुए देखी है, जैसे पीछे भी बात हो रही थी, उन्हें आप चार्ट्स पे फिर कैसे देखते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा टूल रिट्रेसमेंट ही है मैम। प्राइस ऊपर जाके कितने % पे रिट्रेस कर रहा है वो एक बहुत बेहतरीन टूल्स है। जैसे कि अभी हमने लास्ट में जब गम में 11,424 का एक हाई देखा था, तो उस वाले हाई से लेके जो रिसेंट में गम का लास्ट ईयर का जो 4700 के आसपास का लो था, उसका एक रिट्रेसमेंट होता है टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं, 38.2%। तो 11,424 रुपये के हाई से लेके जब मैंने 4700 रुपये का एक रिट्रेसमेंट लगाया तो वो एग्जैक्ट 38.2 पे आ रहा था 8841 रुपये, एकदम परफेक्ट। और अभी रिसेंट में 11,424 का हाई बनाने के बाद गम ने जो लो बनाया वो डॉट 8841 का ही बनाया। सभी लोग इसको चेक कर सकते हैं अगर कंटिन्यू चार्ट में देखेंगे तो। मेनली वो रिट्रेसमेंट जो है बहुत अच्छे से काम करता है बड़े लेवल पे, तो मेनली मैं उसी को फॉलो करता हूँ। क्लियरली प्राइसेस पे हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले एक ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। आप क्या वॉच करना चाहेंगे बाजार में? बाजार में मैं ये मान के चलता हूँ भावी भगवान है, हमारा मोटो यही है और थिंक भी यही है, भावी भगवान है। प्राइस एक्शन में सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, प्राइस एक्शन और कोई भी टेक्निकल हम जब व्यू देखते हैं लेकिन उसका ग्राउंड फंडामेंटल होता है। तो हम एथनिक ग्रुप से जुड़े हैं तो हमें वहाँ से फंडामेंटल पूरी डिटेल ऑलरेडी मिलती रहती है, अपडेट होके मिलती रहती है। तो एक दिमाग में स्क्रीन क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है। अब टेक्निकली हमें वो पॉइंट निकालते होते हैं, इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी थियरीज हैं, तो सबकी अलग अलग स्टडी के हिसाब से निकालते रहते हैं। लेकिन मेन थिंग ये भाव भगवान है और प्राइस एक्शन बाजार के पास हमसे ज़्यादा जानकारी है और वो भाव में दर्शाती है। ये एक मोटो होता है हमारा जी। नमस्कार सभी का। मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन देखता हूँ और
सीधी सी बात, ये टेक्निकल ऐसा है कि खुल जा सिम सिम, अलाउद्दीन का चिराग, हर रोज कुछ ना कुछ नया बनता है और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी है वो कोई पूर्णता सीखकर नहीं खत्म होता है, हर रोज नया सीखने को मिलता है। ज्यादातर प्राइस एक्शन पर वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अजय, आप क्या देखेंगे, क्योंकि आप तो फंडामेंटल्स भी देखते हैं, टेक्निकल्स भी देखते हैं, और ये टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है, और जैसे मनोज जी ने भी कहा कि करेंसी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगी। आप एक चीज क्या देखेंगे मार्केट्स में? गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, मेरा अप्रोच हमेशा टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल, क्योंकि टेक्निकल आपको लेवल प्रोवाइड करता है, बट जब तक फंडामेंटल क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप टेक्निकल को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे। टेक्निकल डे टू डे चीज़ें चेंज होती है, तो मैं सबसे पहले टेक्निकल से पहले मैं फंडामेंटल देखता हूँ, मार्केट का सिनेरियो क्या है। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंटिमेंट्स, मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है। पैनल्स में काफ़ी अच्छे बंदे हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में बताया। जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू विद यूएस प्रोडक्शन, जो काफ़ी लाइमलाइट में, सबको ये लग रहा है कि यूएस में क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी क्लैरिटी देता हूँ मैं, 2030 तक यूएस के अंदर 13 मिलियन बैरल के ऊपर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट में आया हुआ है। सेकेंडली, पेरिस क्लाइमेट का जो साइनिंग हुआ है उसके बाद फेडरल लैंड के ऊपर अभी भी कोई अलाउमेंट का क्लैरिटी नहीं है। डिस्पाइट जो एवरेज प्राइस है यूएस का, अगर $58 to $60 WTI रहता है तो प्रॉफिटेबल हम बोल सकते हैं। आज हम लोग $80 टच होने के बावजूद भी वहाँ पे सिग्निफिकेंट रिग काउंट्स नहीं बढ़े हैं। विद द अल्टरनेट जो भी एनर्जी सोर्स है, आई डोंट थिंक कि क्रूड में कोई बड़ा, ठीक है $90 तक का भी हम लोग ईयर एंड तक पकड़ रहे हैं, बट जो लागत है या जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन वो बिल्कुल नहीं आ पा रही। पैसिमिज्म काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट। कमोडिटी में गवार पिछले 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यू, चाहे मैं कोई भी चैनल पे हूँ, मैं क्लियरली डेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टेक्निकल हेल्प कर दी है। मैं एक इंस्टेंट बताता हूँ, मैंने जी पे मैं था वो टाइम पे, क्लियर डेट के साथ मैंने बताया था कि 15 मार्च के बाद गवार में ज़बरदस्त तेज़ी आनी चाहिए, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें टाइम फिबोनाची भी होता है जो मुझे एग्जैक्ट टाइम बताता है। तो टाइमिंग मुझे गवार में जो फंडामेंटल है वो अपनी जगह पे, बट सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा 25 अगस्त के बाद ड्राइवन हो गया है। तो मेरा जो अप्रोच रहता है वो कभी फंडामेंटल तो देखता ही देखता है, टेक्निकल उसको लेवल सेट करता है, और साथ में मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। तो ग्लोबल मार्केट का मुझे लगता है कि गवार के लिए जो सेंटीमेंट हम लोग पकड़ के चल रहे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैसा नहीं दिखाई दे रहा आफ्टर जो प्राइस राइज है। तो आई थिंक मैं ये देखता हूँ कि खाली टेक्निकल को फॉलो नहीं करूँ मैं, क्योंकि टेक्निकल अगर तेजी दिखा रहा है तो फंडामेंटल उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है सेंटीमेंट के साथ। यूजुअली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स वालों की बनती भी नहीं है, लेकिन आप दोनों लेके चल रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। नमस्ते मनीषा जी। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मेथड सबके पास होता है, फंडामेंटल ट्रैकिंग कर रहे हैं या टेक्निकल ट्रैकिंग कर रहे हैं, वैसे मैं भी एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। बट किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने ट्रेड्स को 2 पोर्शंस में हमेशा डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, जिसको हम वीकली ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत शार्प आजकल होती है, 4-5% के 6% के सर्किट लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं वैसे क्वांट्स का यूज करता हूँ, मैथमेटिकल मॉडल्स का। देन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसके लिए मैं एंगुलर मोशंस का यूज करता हूँ, जहाँ पे वो मुझे अलाउ करता है कि हम माइट भी जहाँ पे भी एंट्री ले रहे हैं मार्केट के अंदर, आइदर वो सेल साइड पे है या लॉन्ग साइड पे, वो हमको मिनिमम रिस्क पे अलाउ करती है। तो मुझे वो रिस्क का जो मेन फैक्टर है वो एड्रेस करने में मदद करता है। तो मेरे लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपार्ट फ्रॉम मैथड्स, रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी डोंट नो कि प्रोबेबिलिटी क्या हैगी। सबका अपना बेस्ट एनालिसिस होता है, बट हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि मैं सही जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। इट इज जस्ट लाइक ए क्वाइन। तो मेरे को जाना कितना है मेरे ट्रेड पे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिस्क इज माय पैरामीटर। वही प्राइसेस हैं, उतने ही टेक्निकल चार्ट्स हैं, फिर भी सबके अलग अलग यहाँ पर व्यूज आते हैं। आप क्या इनिशियली स्ट्रांगली फॉलो करते हैं? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो फंडामेंटल तो रहता ही है, साथ में इसके टेक्निकल वो सपोर्ट करता है फंडामेंटल को। कोई चीज़ जैसे अभी सप्लाई की शॉर्टेज थी, क्रॉप शॉर्टेज की बातें आई, तो बाजार 6000 का गम आज 10,000, 10,100 तक भी चला गया। तो फंडामेंटल और चार्ट हमको सपोर्ट करता है। अगर कोई चीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो हम कहाँ पे इसको ले सकते हैं।
तो दोनों का बराबर का तालमेल करके अपने लोग सही समय पे सही भाव पे एंट्री किया जा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। निखिल शाह की बात एकदम सहमत हूँ मैं, भाव भगवान है, और चार्ट के अंदर मोस्टली अधिकतर सब चीज़ें दिख जाती है। उसमें बायर सेलर दोनों का एक ही समय पे सेंटिमेंट पकड़ में आ जाता है, तो अपने लोग उसको पकड़ सकते हैं। निखिल जी, अगला सवाल आपसे ही है। मेरे बहुत सारे इक्विटी फ्रेंड्स हैं जो इक्विटी के चार्ट्स यहाँ पर देखते हैं और वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कमोडिटी है, तो मुझे खाली पीछे की हिस्ट्री दे दो और मैं तुम्हें आगे के प्राइस बता दूंगा। पर वो मुझे ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ कमोडिटी में हमारा ये जो चार्ट्स हैं वो नहीं चलते, क्योंकि इक्विटी देखने का अपना तरीका है, कमोडिटी में सिक्लिकल बहुत ज्यादा होता है। और जैसे पिछले पैनल्स पे बात हो रही थी कि गुआर की जो साइकिल है वो हर 10 साल में आती है, शुगर की या चीनी की साइकिल हर 3 साल में आती है। तो जब हम गुआर की चार्ट्स देखते हैं तो आप उसे कैसे वॉच करते हैं? मनीषा जी, शेयर बाजार का जो चार्ट है और कमोडिटी का चार्ट है वो अलग कैसे होता है, उनको क्या दिक्कत रहती है? तो हर साल नई क्रॉप आती है, उसके डिमांड और सप्लाई दोनों बदलते हैं। उसमें जो इक्विटी है वो डीमेट में पड़ी है वही है, उसमें कोई ना डैमेज है ना कोई बारिश की वो है, दूसरे कारण होते होंगे, लेकिन हर साल नई कमोडिटी एक नई क्रॉप आती है, इंटरनेशनल भी आती है। कई बार मान लो हर चीज में वायदा नहीं है तो भी चढ़ाव उतार रहते हैं। तल को देख लो, इसमें कोई वायदा नहीं है लेकिन दुनिया के 6 अलग अलग समय में 2-2 महीने के बाद उसकी क्रॉप आती है, कभी सूडान में आई, कभी इथियोपिया में आई। तो ये इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है, आज तो पूरा मार्केट ग्लोबल हो चुका है। तो कमोडिटी और शेयर मार्केट दोनों के चार्ट के रीडिंग अलग अलग होने की वजह ये है। कमोडिटी में क्या होता है कि ये वायदा अभी करंट चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के बाद कोई कमोडिटी नहीं आ रही है और अच्छी क्रॉप आने वाली है तो उसका वायदा ऑफ भी होगा फ्यूचर। तो फ्यूचर तो क्या है, आगे का प्राइस लेकर चलता है। तो ये डिफरेंस है मेरे हिसाब से, तभी वो अपनी थियरी यहाँ यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये उसको ग्राउंड पता है, एथनिक ग्रुप जैसे ग्रुप से जुड़े और फंडामेंटल ग्राउंड पता चले तो वो भी एक रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल की बात जो आपने पहले पूछी थी उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। फंडामेंटल अभी जो चल रहे हैं मार्केट में 2 प्रकार के चल रहे हैं, एक व्हाट्सएप वाला है, एक रियल है। आपको कौन सा फॉलो करना है वो हमें पता करना पड़ेगा। आई थिंक एक डिबेट ये भी है कि फंडामेंटल्स देखना चाहिए कि टेक्निकल्स देखना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मनीषा क्या कर रही है, आगे पीछे क्यों देखते हो, क्या देखते हो, सीधे सीधे से प्राइस बता दो। आई थिंक दैट इज सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम प्राइस देखेंगे, लेकिन जब हम चार्ट्स देखते हैं, जब हम टेक्निकल्स देखते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, 2 ईयर पीरियड होता है, रिट्रेसमेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग किसान हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे आगे प्राइसेस रहेंगे, मिल्स वाले जानना चाहते हैं कि आगे भाव कैसे रहेंगे, कितनी क्लैरिटी है, कितनी श्योरिटी है इसमें, कितनी बार यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत है। और प्राइसेस से ही अब शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है नियर टर्म, अगले 3-4 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे और आप उसे कैसे बैक कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि वो प्राइसेस देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, धन्यवाद मनीषा जी। अभी ग्वार की हद तक के मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म 1 या 2 घंटे का ही हो गया इसमें, उतना शॉर्ट नहीं। तो वी विल नॉट गो विद शॉर्ट टर्म। पता चले हम यहाँ से बाहर निकले तब तक शॉर्ट टर्म व्यू चेंज हो जाना है, उसमें वो नहीं करूंगा। आई विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। जी जी बिल्कुल। सेमिनार खत्म होते होते और हो जाएगी। जी मैं अपना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ ग्वार पे। एक बहुत अरसा हो गया था जहां 3800 से 4800 की रेंज में ग्वार कंटिन्यूस मूव आउट कर रहा था। पिछले 2 साल से, करीब 3 साल 2 साल हो गया था। जब ये 4800 से बाहर निकला, इतनी सीधी 6800 तक के छलांग लगाई, उसे ब्रेकआउट कहते हैं उसे। 2000 रुपए की छलांग आई इसमें, और हम कहते हैं 50% रिट्रेसमेंट, उसका मतलब 1000 वहां से नीचे, तो ये 5700 तक का लेवल, और यहीं से बार बार ऊपर घूम के जा रही है। अगर आप देख रहे हो तो 57 आ रही है, फिर 62 जा रही है, फिर 57 आ रही है। मतलब ये अपना बेस 5500 से 5600 की रेंज में आसपास की अपना बेस बना रही है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द राइज, यहाँ पर निश्चित रूप से खरीद करना चाहिए। 6800 फर्स्ट लेवल जो इसका रिसेंट हाई था वो बनना चाहिए। 6800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 8888, मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे उसको 4 फैट लेडीज, तो 8888 का लेवल मेरा इस साल का अंतिम लक्ष्य रहना चाहिए। गम अभी बताना है? हाँ जी, गम भी बताना है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड अगर आप गम को ऑब्जर्व करो तो ये 5800-7000 ये काफी रेंज में रहा, और द वे 7000 से बाहर ये निकला, इसने सीधा 11400 का स्तर छुआ।
कुल जो तेजी थी वो 4400 रुपए की थी। 4400 का अगर हम 50% पकड़ते हैं, रिट्रेसमेंट हम जिसे बार बार कह रहे थे, तो दैट कम्स आउट टू 9200। 9200 का जो स्तर है इसका, यहां से बार बार जब भी गम आता है यहां से ऊपर जाता है 102 के आसपास, तो कोई ना कोई इसमें 9200 के आसपास बढ़िया बेस बना रहा है। 92 93 की रेंज में जब कहीं भी गम मिले, गम को आप खरीद कर सकते हो। 7800 के नीचे जाने का इसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। 14880 का अपसाइड पोटेंशियल इसमें इस साल के अंत तक आपने देख मिल सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं आपको, 1.71 का जो रेशो चल रहा है अभी, मतलब इफ आई डिवाइड गम बाय ग्वार तो वो आता है 1.71। ये रेशो अभी ग्वार ना खरीद करके गम 92 93 आया तो गम निश्चित रूप से खरीद करे, ये रेशो आगे जाके 2.43 तक का जाने का चांसेस है। मतलब अगर 4000 रुपए ग्वार बढ़ती है तो गम 10,000 रुपए बढ़ सकता है। थैंक यू। 4000 to 10,000 रेशियो 4:1 का रेशियो। या मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? और आप पहले तो ये बताइए कितना अग्री करते हैं, क्या आप उन नंबर्स को भी देख रहे हैं, और आप अपनी जो रिसर्च है या अपना जो फोरकास्ट है उसे कैसे बैक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं दिनेश जी से इत्तेफाक रखता हूं और हमने पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी सारे सेमिनार्स वेबिनार साथ में किए हैं और 4450 का एक इसलिए आप लेवल। उनसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हमने काफ़ी सारे किए हैं और व्यूज़ काफ़ी सारे सिमिलर रहे हैं। ग्वार सीड में मैंने भी एक लेवल्स जो फाइंड आउट किया था मेरी रिसर्च के बेसिस पे, 4450 पे हमने देखा था कि उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं आ पा रहे थे और हमने वो लेवल दिया था कि इसके ऊपर जब भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ से एक अच्छी जो चाल है वो ग्वार सीड में देखने को मिलेगी। और ब्रेकआउट आने के बाद हमने अच्छी बढ़त देखी। सेम जो स्टोरी है वो ग्वार गम में भी देखने को मिली। 7100 के ऊपर के जब ब्रेकआउट देखने को मिले तो वहाँ भी अच्छी रैली देखने को मिली। पिछले साल जो हम नवंबर की बात करें तो वहाँ से जो ये अभी अगस्त में जो हाइज बने थे, लगभग 85% से ज़्यादा की बढ़त हमने ग्वार सीड में देखी और लगभग 90% की जो बढ़त है वो ग्वार गम में देखी। अब यहाँ पे जो जब से वापस ग्वार सीड और ग्वार गम के कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए 2014 में, तो उसके जो क्लोजिंग बेसिस पे हाई हैं, ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो 6060 मंथली क्लोजिंग बेसिस के हाई हैं। वो हाई अभी जो रिसेंट में हाई बने थे ग्वार सीड के, लेकिन हमने मंथली क्लोजिंग बेसिस पर वो हाईज वापस बनते हुए नहीं देखे। तो यहाँ पे 6060 के ऊपर एक मंथली क्लोजिंग जो है वो रिक्वायर्ड है तेजी के लिए। हाँ, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं भी आती है तो 6600 6700 के रेंजेस में यहाँ सप्लाई आते रहेंगे। लोअर लेवल्स पर 5400 अब मेरे हिसाब से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस ग्वार सीड में देखने को मिलेगा। तो वो लेवल जब भी आए यहाँ बाइंग के लिहाज से बहुत अच्छे लेवल होंगे। 6700 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया रख सकते हैं। 6060 के ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ग्वार सीड क्लोजिंग देगा तो 8000 तक के लक्ष्य मेरे हिसाब से संभावित है। ग्वार गम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 8850 जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस इसने बनाया है। 12400 के जो 2014 के जो हाईज थे वहाँ पे यहाँ पे सप्लाई जो है बार बार देखने को मिलेगी। तो लोअर साइड में कहीं भी 9000 के आसपास अगर ग्वार गम की कीमतें आती है तो वो बाइंग के लिहाज से बहुत ही बेहतर रेंज होगी। ऊपर में 11700 800 से 12400 की रेंजेस में प्रॉफिट बुकिंग का लक्ष्य रखना चाहिए। 12400 के ऊपर अगर ग्वार गम के प्राइजेस चलते हैं तो वहाँ फिर हम 15000 से 16000 तक के प्राइस भी बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ मेरा इत्तेफाक जो है वो दिनेश जी के साथ है। गम और सीड के कंपैरिजन में जो रेशो है वो गम के लिए काफ़ी फेवरेबल है और ग्वार सीड के मुकाबले ग्वार गम में तेजी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। रेशो जो है वो 2.25 2.4 तक जो है जा सकता है। तो ग्वार गम के ऊपर जो है यहाँ नज़र रखनी चाहिए और वहाँ पे पैसा ज़्यादा बन सकता है। मनोज जी, आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसमें ट्रेड कर रहे हैं या फर्म इसमें स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तब तक तो ब्रेकआउट्स और सपोर्ट्स और अगर ये टूटा तो इसके ऊपर जाएगा की चीज समझ में आती है, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात होती है और वो हमेशा उसको लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस यहाँ पर करना चाहते हैं, उस लिहाज से कैसे प्राइसेस देखें? बिल्कुल, यहाँ पे जैसे टेक्निकल के साथ जैसा कि अजय जी ने भी बोला था कि फंडामेंटल्स को यहाँ पे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और ग्वार सीड और ग्वार गम की अगर हम बात करें तो जो बेसिस है वो एनर्जी सेक्टर जो है वो काफ़ी कुछ उसको ये कमोडिटीज़ जो है फॉलो करती है।
और एनर्जी जो है वो भी साइक्लिकल है, मतलब हर 3-4 साल में हम एक बड़ा स्पाइक कीमतों में आते हुए देखते हैं और वापस वहां से फिर रिट्रेसमेंट आता है। रीजन बिहाइंड कि जो जब सप्लाई जो है वो बढ़ती है तो प्राइजेस को हम करेक्ट होते हुए देखते हैं। अभी पोस्ट कोविड हमने देखा है कि ओपेक के जो मेंबर्स है वहां से प्रोडक्शन कट हुई, लेकिन पोस्ट कोविड जिस तरह से डिमांड में फिर एक बार जो है बढ़त देखने को मिल रही है, सप्लाई की शॉर्टेजेस है, ओपेक के जो दूसरे मेंबर्स हैं वहां से सप्लाई कम आ रही है और डिमांड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्पाइक है एनर्जी का वो अभी बना रह सकता है। $90 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी एक बार क्रॉस कर जाए लेवल्स। तो उसको देखते हुए जो कमोडिटीज है ग्वार गम, उसकी डिमांड आगे देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट्स में सुधार रहेगा। दूसरा यहाँ पे जो सप्लाई साइड है, जिस तरह से क्रॉप के मैं भी सारे जो एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, तो एक रफ जो एस्टिमेट निकल कर आ रहा है वो 25 to 30% जो है प्रोडक्शन में कमी का आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो वैल्यू एडेड है, जो नए जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, तो ग्वार में भी वैल्यू एडेड काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो वैल्यू एडेड की जो एक्स्ट्रा डिमांड जो क्रिएट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं सब डिमांड साइड को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो फंडामेंटल्स जो है यहाँ पे आने वाले समय में सपोर्टिव रह सकते हैं, जो प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं। यस मैम। मैं भी जो है मनोज जी की और सुमानी सर की बात से एकदम सहमत हूँ। अभी जैसे थोड़ा हम लास्ट अपना जो सेमिनार हुआ था, वेबिनार हुआ था, उसका एक बार उस टाइम पे मैंने भी 4450 का जो लेवल था इसका वो डिस्कस किया हुआ था कि 4450 के ऊपर अगर ये ग्वार सीड निकलता है तो फिर इसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये लेवल काफ़ी टाइम मेरे हिसाब से ग्वार सीड ने रेसिस्ट किया, 4430-32 के आसपास तक आता था और नीचे में वापस फिर से 3800-3900 के भाव देखने को मिले। जैसे ही इसने 4450, जो कि इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टेक्निकल में माना जाता है, उसका ब्रेकआउट लिया तो कीमतों ने अच्छा एक मूव देखने को मिला। हालांकि उसका टारगेट 5400-5500 के आसपास था, लेकिन फिजिकल मार्केट में जो अच्छी डिमांड देखने को मिली उससे कीमतों में काफ़ी अच्छा हाई देखने को मिला और लगभग 6800 के भाव देखने को मिले। तो मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में जो एक रेंज लगती है ग्वार सीड की, करंट वायदे के हिसाब से मैं बात करूंगा, तो 6207 रुपये के आसपास का जो भी कल परसों का इसका हाई है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा और नीचे में 5600 के आसपास इसका कहीं ना कहीं डिमांड जोन रहेगा। तो 5600 से 6200 की एक रेंज मेरे को लगती है। 6200 के ऊपर अगर ये निकला तो फिर इसमें वो 6795 का जो इसका हाई था 6800 के आसपास का, वो एक बार देखने को मिलेगा। और 6800 रुपये के ऊपर लगभग 7964 के मेरे इसके लेवल हैं, लगभग 8000 के आसपास के, वो इसमें पोजिशनल देखने को मिलेंगे। तो ग्वार सीड में मैं ये बोलूँगा कि 6795 का जो इसका हाई था अभी रिसेंट में जो बनाया था उसने वो, और 3200 के आसपास का जो पिछले साल का इसका लो था उसका 38.2% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो लगभग 5410-5400 के आसपास आ रहा है। तो करंट ग्वार सीड जब तक 5400 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक इसमें बिंदास तेजी के साइड में रहना चाहिए। और सेम 6200, 6800 और 7964 ये मेरे ग्वार सीड के लेवल हैं पूरे साल के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्वारगम की। ग्वारगम लगभग 10,000 के आसपास करंट वायदा है, जो कि अभी जस्ट पहले अपन ने डिस्कस किया था कि 11,424 का हाई और 4700 के आसपास का लो, उसका 38.2% का जो लेवल है वो 8800 के आसपास का बनता है और रिसेंट में वही लो इसने लगभग बनाया। तो गम करंट वायदा जब तक 8800 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक इसमें भी आराम से खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। डिप्स पे 9500, 9000 कहीं पे भी इसमें बाय करें। 8800 के नीचे की अगर ये एक क्लोजिंग देता है तो इसमें से एक बार बाहर होना चाहिए। ऊपर के लेवल अगर मैं बात करूं तो 10,850 रुपये का एक लेवल है इसका। 10,850 के ऊपर ग्वारगम में लगभग 14,000 से 14,500 तक के लेवल आगे देखने को मिलेंगे। निखिल जी, एक ब्यूटी इस मार्केट की ये है कि हमें ऊपर के लेवल्स भी दिए जाते हैं और नीचे के लेवल्स भी दिए जाते हैं। अगर ये ब्रेक हो तो यहाँ पर खरीदना है, अगर ये टूटे तो इसके नीचे भी आ सकता है करंट लेवल्स पे। लेकिन इस साइड के पैनल को यही लगता है कि तेजी ही में बाजार में है, गुआर गम में ही है, निचले स्तरों पर खरीद के ही चलना है। आप कितना इससे वाकिफ हैं और आपको क्या लगता है क्या रेंज अब रह सकती है? मैं ये सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा, पिछले वेबिनार की जिस एथनिक ग्रुप के वेबिनार में जिसकी पैनल ये पैनल आपने ही मॉडरेट किया था, तो साक्षी 7 साल 2012 की तेजी के बाद 7 साल तक गुआर
हमारा एकदम स्टेबल रहा और बिना जान वाला रहा। एथनिक ग्रुप के सेमिनार में ही पिछली बार आज से पूरे 1 साल पहले इसकी तेजी का आगाज किया गया आपके सामने। Absolutely, मुझे याद है। मैंने आपको 3770 से 2 ही लेवल दिए थे, 5400 और 6400 से 6600 के बीच का गुआर का। उस समय कोई ये सोच नहीं रहा, लेकिन एथनिक ग्रुप के वेबिनार से ये आगाज हुआ था पहला। आज इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, आज हॉट कमोडिटी बन चुकी है। तो उसी वो तेजी हमने क्यों आंकी थी, क्योंकि उसका ग्राउंड तो पीछे ही था। तो पूरे पिछले डेटा को स्टडी करते हुए अगर इसके पिछले भाव को भी स्टडी करके हुए उसके आगे जोड़ेंगे तो जो निकल के आएगा वही हमको सामने रखना है, बिना कोई बायस्ड होके न्यूट्रल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजी बोलनी है या मंदी। आज 2020 में हमने तेजी की बात रखी थी, 2019 में हमने मंदी की बात भी रखी थी। 3200 तक के भाव गंगानगर में दिए थे, वो भी नहीं सोचे जा सकते, लेकिन हुए थे। कहने का मतलब अगले हमें क्या सोच के व्यापार रखना चाहिए, अगले वाले साल के आगे ही देखते चलते हैं। तो मैंने 2 टुकड़ों में पिछली बार भी की तरह रखा है। दिसंबर तक अलग व्यू, क्योंकि ये क्रॉप ईयर चालू होता है यहाँ से और अराइवल का टाइम है, और उसके बाद का अलग व्यू। तो 2 सिस्टम में पकड़ता हूँ, मेरी ये थियरी है, तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपसे। यहाँ पे पहले गम, क्योंकि अब गुआर से ज्यादा गम हॉट कमोडिटी है आने वाले समय के लिए, इसलिए गम को ही पकड़ता हूँ। गम गुआर उसके पीछे चलेगा, ऐसा मान के चलता हूँ। तो 10,910 ये मेरा गम का पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। वहां आप अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे ये 8,350 के आसपास का उसका एक बेस बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रॉप सामने खड़ी है तो थोड़ा ये सब कुछ चलता है। तो मेरे जो थियरी है उसके हिसाब से मुझे 8,350 इसका बेस प्राइस लग रहा है दिसंबर तक, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 10,910 के ऊपर क्लोजिंग लगती है दिसंबर से पहले, तो ये दिसंबर तक ही 14,040 तक का भाव गम दिखा देगा, गुआर उसको फॉलो करेगा। ये मेरा शॉर्ट टर्म हुआ। पूरे साल के लिए अगर रेंज रखूं मैं पूरे साल के लिए, तो मेरा 5,040 से लेकर गुआर 7,780 तक की पूरी साल की रेंज को मैं देख रहा हूं, जो पिछले साल 3,770 से 6,600 तक की थी, वो इसका ग्राउंड ये है गुआर की। और गम की अगर रेंज पकड़ूं मैं, तो जैसे दिनेश सर ने बात की 7,800 टूटा लगता नहीं है गम, उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके या एकदम स्टॉप लॉस का भाव समझ के, तो 8,050 या 8,350 के बीच के कोई बाइंग लेवल मिले तो एंट्री की जगह है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके टारगेट इस साल ऐसा नहीं कि 14,040 आ गया खत्म हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। इसको मोमेंटम मिल गया तो ये 18,000 भी हो सकता है और 21,000 भी हो सकता है। ये इसकी मूवमेंट की ताकत हमने देखी है अभी। जब हम मूवमेंट की ताकत की बात करते हैं तो हम कहाँ की मूवमेंट की ताकत की बात कर रहे हैं? क्या हम डिमांड देख रहे हैं, चार्ट्स बेसिकली उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे, या फिर हम फ्यूचर्स मार्केट देख रहे हैं? हम कॉम्बिनेशन जब व्यापार करते हैं तो कॉम्बिनेशन तो सारा होता है कि डिमांड क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। अब सीधा सिंपल फंडा है गम में, तो जो आज से 7 साल पहले 1 लाख रुपया गम बेचा था, बिका हुआ था, वो 5,000 रुपये में बिका 2020 में। तो उसमें मंदी निकाल के भी क्या निकलना है हमें? अभी तो 10,000 के भाव पकड़े तो भी 10% पे ही है, कहीं ना कहीं तो कोई उसका भी ग्राउंड होता है ना। तो ये भी एक लॉजिकल बात ही है बिल्कुल। ऑलराइट, मूविंग ऑन। जी, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू सबसे पहले तो मैं दिनेश सोमानी जी से सहमत हूँ कि गम का रेशियो जो नीचे में 147 से 150 के आसपास था, वो अभी बढ़कर 170 के आसपास, जो मुझे आने वाले समय में 240 से 310 तक दिख रहा है। और सबसे पहले गम की ही बात करता हूँ, तो नीचे में मुझे एक बेस प्राइस 9660 की दिख रही है। उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है तो ये भाव प्राइस 8400 तक नीचे जा सकते हैं। ऊपर में 10,700 के ऊपर टिक जाता है, डेली क्लोजिंग आती है, तो ऊपर में क्या बनता है वो भाव ही भगवान है, जैसे निखिल साहब बोले वैसे। बाकी नियर टर्म के 13,100 और 14,700 के भाव
गम के बन सकते हैं। दूसरा, गवार की बात करें तो गवार में अभी एक 6660 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंट लेवल बन गया है चार्ट पर। वहाँ आए अगर तो गवार में अचूक मुनाफा वसूली करे, उसके ऊपर की क्लोजिंग आए उसके बाद ही नई खरीदारी करे, वरना वहाँ एक बार मुनाफा वसूली करे, वापिस नीचे 5350 के आसपास में जब भी मिलता है वहाँ गवार खरीद करे। चलिए, एक बात तो काफी क्लियर है कि खरीदारी करके ही चलना है। तेजी का साल ये वाला भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जो मैं अब नाम के सामने यहाँ पर प्राइसेस लिख रही हूँ, तो अगर अगली बार मैं यहाँ पर फिर आती हूँ तो हम यहाँ पर विद नेम विद प्राइसेस यहाँ पर फिर से बात कर सकते हैं। अजय जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ी है, एनर्जी की बात आप सब ने यहाँ पर करी है, निखिल जी ने शॉर्ट टर्म फसल के हिसाब से आगे जाकर किस तरह की मांग रह सकती है उसकी भी बात करी है। तो काफी बुलिश मोमेंटम फिलहाल इस पैनल पे नजर आता है। आई डोंट नो आपने अलग अलग रंग के साफे यहाँ पे क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पर तेजी में हैं। इसलिए मैंने पहना नहीं है अभी तक। मुझे तो उन्होंने दिया भी नहीं है, आपको मुझे देना पड़ेगा विशाल जी यहाँ से जाने से पहले। देखिए, मेरा व्यू ऑलमोस्ट जब टेक्निकल हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक ही चार्ट होता है, बट थोड़ा सा सेंटीमेंट डिमांड को लेकर या अपने अपने एक छोटा सा मैंने स्लाइड रखा है, इफ अलाउ करें तो मेरा व्यू सेम ही रहेगा, बट उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को लगी, इसलिए आज जनरली तो मैं ज़्यादा करके चार्ट्स लेके नहीं आता हूँ कभी भी ऐसे सेशन में, बट फ्रैंकली कल रात को 11:30 बजे तक मेरी टीम बैठी थी और उसमें 2-4 चीज़ ऐसी दिखी जो मुझे लगता है कि परिवार को दिखाना चाहिए, तो वो मैं चाहता हूँ उसी के अंदर मैं व्यू के साथ में। देखिए, व्यू में पहला स्लाइड है ये, नहीं देखिए, फंडामेंटल है, मैं उस पर ज़्यादा अभी इमीडिएटली नहीं जाना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैं सिंपल है, बाकी आप छोड़ दीजिए फंडामेंटल क्या है, मैं लास्ट स्लाइड में वो बताऊंगा। हमारे यहाँ पे एक 7 लेवल ऑफ स्कैनिंग हम लोग रखते हैं, उसके मैं छोटे पैरामीटर से जो टेक्निकल दोस्त है मेरे वो अच्छे से जानते हैं। पहला मैं लेता हूँ वीकली चार्ट RSI में आप देखो तो मार्केट ने सीवियरली नीचे ओवरबॉट जोन बनाकर नीचे आ रहा है, जो वीकली चार्ट पे मुझे बोलता है कि यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। गवार गम में भी सेम वही सिनेरियो, थोड़ा सपोर्ट ले रहा जरूर है, क्योंकि हम अगर रेशियो देखें तो डेफिनेटली जो मीन है वो 2.4 का है, दैट मीन्स गवार गम इज गोइंग टू बी बुलिश एज कंपेयर टू गवार सीड। ये एक अलग फैक्टर है, ध्यान रखिए, जब हम लोग बोलते हैं गवार गम इज बुलिश देन गवार सीड, अगर गवार सीड 100 रुपये टूटेगा तो गवार गम नहीं टूटेगा, गवार सीड गिरावट रहेगी। अगर इनकेस व्यू मंदी का है और तेजी का, जैसे दिनेश भाई ने भी बोला कि अगर 100 रुपया बढ़ता है तो उसका 4 गुना इंपैक्ट हम पड़ेंगे। सेकंड मेरा जो स्लाइड है वो है वॉलेटिलिटी। ये मुझे बताता है कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला है। इसमें मैं 2 चीज देखता हूं, एक देखता हूं टाइम फिबोनाची और एक ये वॉलेटिलिटी। एग्जैक्टली मैंने काफी न्यूज चैनल्स पे बताया भी था, 2 बार बताया था, ग्रुप में भी मैंने डाला था, जब प्रेसिडेंट जॉय बिडेन जब पावर में आए थे तब मैंने कहा भी था कि यहां से मार्केट में गिरावट। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये टेक्निकल है। तो एग्जैक्टली टाइम फिबोनाची बताता है यहां से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, वो नेगेटिव साइड आएगी कि पॉजिटिव, वो हमको देखना पड़ता है। 15 मार्च से ये एक अच्छी वॉलेटिलिटी का डायरेक्शन दे रहा था, वो आ चुकी है। अब अगर आप वॉलेटिलिटी देखेंगे तो नीचे से जीरो लाइन से अब ये ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। वीकली चार्ट है, ध्यान रखिए, अगर नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाती है और वीकली चार्ट पे है तो अगले 3 महीने तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हाँ बीच बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट धीरे धीरे वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। और कभी भी ऐसी बड़ी तेजी के बाद वॉलेटिलिटी खत्म होती है, दैट इज अ साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या साइडवे। गवार गम में भी सेम है, वॉलेटिलिटी आप ये देखिए, ये इंडेक्स 70 से ऑलमोस्ट एक शार्प करेक्शन दे दिया, मतलब हाई वॉलेटिलिटी वो हमने देख ली है, अब वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका कारण कुछ भी हम पकड़ के चले। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉलिंगर बैंड, कुछ लोग यूज करते हैं। बॉलिंगर बैंड स्क्वीज था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च। तो यहां पे हमें था कि वॉलेटिलिटी आएगी, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट मिला। मैंने जो येलो मार्क किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वी कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल। जब एक कैंडल बॉलिंगर बैंड के बाहर बंद होती है और एक नीचे, तो ये परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल है। ये मुझे बताता है कि चार्ट में गैप है एक, जो 5100 तक का लेवल दिखाता है गवार सीड में। इसलिए जिस दिन ये 6200-6300 का भाव दिखाया, उसके बाद कंटिन्यू मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, गवार से दूर रहिए, नया हाई बनाने की अभी एज ऑफ नाउ कोई कोशिश नहीं करेगा। ये नीचे में जब तक
कंजर्वेटिवली 52-53 का भाव नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई फ्रेश तेजी आएगी। गवार गम का भी अगर गैप पकड़े सेम अगर फंडामेंटल में टेक्निकल में, तो मुझे लगता है 8100 तक का एक अच्छा खासा पुल बैक है। यहाँ पे मैंने स्क्वीज मार्क भी किया है, जैसे स्क्वीज से रिलीज हुआ हमने शार्प जंप देखा और ये ट्रेंड रिवर्सल का परफेक्ट सिग्नल है। सेकेंडली इसमें लास्ट आ जाते हैं हम लोग, मैकडी काफी जन यूज करते हैं, यहाँ पे भी हमने डाइवर्शन देखा है जो दिखाता है कि अगेन 5100 और लास्ट आ जाता है 8100। अगर मैं सबका अगर सारांश बना के देखता हूं, फ्रेंकली मैं गवार में हमेशा तेजी में रहा हूं, बट अगर जो लेवल्स की अगर बात कर रहे हैं हमारे पैनल भी सब, 6850 का लेवल जब तक गवार नहीं तोड़ता, मेरा पूरा व्यू मंदी का है, गवार में तेजी नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक तो नहीं करनी चाहिए। जैसे निखिल भाई ने बोला दिसंबर तक का हम एक व्यू अलग लेते हैं जनवरी का, अगर आपने ले भी लिया थक जाओगे, आगे नहीं चलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल मेरे को दिख रहे, हम लोग ओवरव्यू बहुत ले रहे कि एक्सपोर्ट होगा, बट वहां पे भी अगर आप एक्चुअलिटी देखोगे, यूरोप में जो क्राइसिस चल रहा है या यूएस में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कंसर्न्स बने हुए, तो आई डोंट थिंक पर्सनली चार्ट को देखकर मैं इतना बेरिश नहीं हुआ हूं कभी भी, बट 25 अगस्त वाली जो तेजी आई थी वो थोड़ा सा मुझे रिव्यू करने के लिए बार बार मैं विचार की, मैंने 3 बार ये स्लाइड्स बनाए, कल रात को फिर से बैठा, उसके बाद बता रहा हूं। तो अनलेस एंड अनटिल 6850 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइजेस कंजर्वेटिवली 5100 का लेवल पकड़ के चलो, नीचे का दरवाजा है खुला, लेकिन मैं उतना बैरिश में नहीं जाना चाहता हूं। एज ऑफ नाउ 5100 का लेवल पकड़िए नवंबर तक, उसके बाद एक रिव्यू होगा। जब तक 6850 लेवल, हाँ 6850 तोड़ता है तो एक स्पाइक कर सकता है जरूर है, 8300 पकड़ लीजिए जो बाकी लेवल्स बताए, बट उसमें मेरा 30% वोटिंग रहेगा। अगर अपन 70-30 की बात करते हैं तो सर मेरा पिंकी था गवार गम की बात करते हैं, डेफिनेटली रेशियो के हिसाब से गवार गम काफी अच्छी लग रही है, बट अगेन जो अभी लास्ट मंथ में जो स्पाइक मारा, ये अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो आपको माला पहनाने की कोशिश कर रही है। मुझे पर्सनली मे भी देखिए, मेरा व्यू है पर्सनली ये, मुझे नहीं लगता है कि जैसे मैं बाकी कमोडिटी के लिए बोलता हूं कि आपकी सोच चाहिए कि तेजी कितनी हो सकती है, गवार में जो लास्ट मंथ की जो तेजी हुई है ये आपकी सोच को वापस गड़बड़ा गई है। लेवल्स की बात करें तो ऊपर में जब तक 11,750 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, हाँ उसके ऊपर गया 15,700 दिखेगा बट टिकेगा नहीं, नीचे में हाँ 8,100 इमीडिएटली है, बट मुझे पर्सनली लगता है इसके अलावा गवार के अलावा काफी कमोडिटीज है जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है, बट फ्रेंकली मैं इस बार ज्यादा बुलिश नहीं हूं गवार में। थैंक यू। यानी कि भाव चढ़ेंगे लेकिन सस्टेन नहीं होंगे, सस्टेन भी नहीं होंगे, और सेकेंडली अब मुझे नहीं लगता जो लास्ट मंथ में जो स्पाइक आए हैं उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट इसमें निकल पाए। जो फंडामेंटल साइड भी अगर हम देख ले, टेक्निकल फ्रेंकली मुझे कोई भी एंगल से लग नहीं रहा है, इनफैक्ट ब्रेक वाले ही लग रहे हैं, बट ठीक है अभी जो रिकवरी और माहौल बना हुआ है कमोडिटी की सुपर साइकिल का, उसके तहत अगर हम बोल रहे हैं मंदी तो वो थोड़ा कॉशियस है। तो बेटर है नवंबर तक 5100-5200 का गवार में या 8100 का लेवल गम में देखकर एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बट फ्रेंकली अगर मेरे को अगर पर्सनली कोई बोले अगले 6 महीने के लिए कौन सी कमोडिटी लेंगे, तो व्हाइट गोल्ड में कॉटन लगता है, बट गवार मुझे पर्सनली अगले 6 महीने तक कोई ऐसी बड़ी तेजी ऐसी नहीं लग रही है जो बहुत ही ज्यादा हमको लेके चलना चाहिए। जो मैं पिछले 1 साल 2 साल से बोल रहा हूँ गवार लेके चलो पैसा देगा, बट गवार में अगर स्पाइक आ भी जाएगा आपके हाथ में, आपकी जेब में पैसा नहीं आ सकता। यानी कि जिस तरह के स्पाइक्स हम देखेंगे वो सस्टेनेबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्लियरली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ। इट्स ओके। बिल्कुल जैसे हर कहानी के पीछे पृष्ठभूमि होती है, तो वो पृष्ठभूमि तो मेरे साथियों ने लिख दी है, मतलब बहुत कम स्पेस है मेरे लिए बोलने के लिए। बिल्कुल अजय जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ, सबकी बात से सहमत हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, काफी हद तक सहमत हूँ कि जब तक गम, जैसे मैंने बताया था जब आपने पूछा था कि आप क्या बेसिस लेते हैं, तो मैंने बोला था कि मेरे बेसिस का तरीका वही है जो आपको जब बाजार के अंदर बॉटम बनते हैं तो वो आपको तब बाइंग कराता है, देन जब वो टॉप आउट के आसपास होता है या जब अपने वो टारगेट पूरा करता है और जहां पे केवल एक छदम युद्ध होता है कि बस यहां से और तेजी से, कैस्टर में दिखा हुआ है हम सबने, तो उस तरह का जो छदम होता है वैसा जब आता है तो वैसा ही अभी सिनेरियो ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे पहले ऑब्वियसली बात है गम थोड़ा सा हॉट है एज पर द रेशो, तो गम जब तक 10,850 अभी नवंबर में आया था 10,100 के आसपास चल रहा है, तो 10,850 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करें तो कट पीस काइंड ऑफ मार्केट रहेगा, आपको दोनों ही साइड एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। वो नीचे हो सकता है 94 हो 85 हो, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी
भावनाओं में बहकर कुछ तेजी नहीं करना है। 10,850 के ऊपर जाता है तो आप एक स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं, जो 10,100 का रहेगा। ऊपर में टारगेट हो सकता है 125-26 यानी 12,500-600, या और फास्ट आया तो 15,000 तक, 17,000 तक, मतलब वॉट एवर। बट यहाँ पर वो कुशन नहीं है, जो कुशन बीच में हमको बनता हुआ दिखा था 6700 से, तब यहाँ पे 70% का एक स्ट्रेट मूव आया था विद इन अ मंथ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक महीने में, सवा महीने में अगर 70% कोई कमोडिटी आपको दे रही है एंड देन वापस आप एक्सपेक्ट करो कि वापस से मुझे वो 70% देगी, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। और भी कमोडिटी होती है तो हम ये बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन गुआर गम में हमने ये सब देखा हुआ है। ये सबसे बड़ा मतलब दुखद मेल, मतलब मैं एग्री से एसोसिएटेड हूँ। बाकी मतलब मैं इंटरनेशनल कमोडिटीज को भी ट्रैक करता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज MCX और इंटरनेशनल कमोडिटीज में है। बट ड्यू टू वायदा ग्रुप में और काकोसा के कारण मैं जुड़ा हूँ और मुझे एग्री का थोड़ा नॉलेज अभी होना लगा है। तो ये थोड़ा सा इशू है, लोग बहुत ज्यादा भावनाओं से ज्यादा ट्रेड करते हैं, ना कि नंबर्स या कैलकुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो नंबर्स पे गंवार गम 10,850 मुझे नहीं लगता बहुत इजी होगा मेंटेन करना। एक वीकली क्लोज एटलीस्ट है तो आप एक फ्रेश बाइंग ले सकते हैं, बट फॉर लिमिटेड मूवमेंट। गंवार सीट के अंदर भी मैं सहमत हूँ अजय जी से, करेक्शंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। 54-53 रेंज तक तो कम से कम आए, वहाँ पे अपनी आप पोजीशन बिल्ड करिए। नहीं तो ठीक है, मन बनाने के लिए रुपए का 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा तक आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। रेंज ट्रेडिंग रहेगा, नथिंग मच। थैंक यू। आप प्लीज किसी से सहमत मत होना। आप खाली अपने चार्ट्स देखिए और हमें बताइए कि क्या लग रहा है। बिल्कुल मैम। सबसे पहले गम की अगर अपने बात करते हैं और गम के अगर वीकली चार्ट को देखते हैं, तो ये जब ऊपर से गिरता हुआ अभी 2016 के शुरुआत में इसने 47 अराउंड का एक बॉटम बनाया, वहाँ से मार्केट चला। 2018 में लगभग इसने आपका 10,400-500 रुपये का इसने एक टॉप बनाया। वहाँ से बाजार वापस गिर के और मार्केट वापस 47 अराउंड वापस इसने 2020 के कोरोना काल में इसने एक बॉटम बनाया। उसके बाद मार्केट अप उठ रहा है और ये 10,500 में इसलिए रेजिस्टेंस ले रहा है कि इस दो बॉटम के बीच का जो टॉप था वो लगभग 10,500 रुपये का था। तो मार्केट बार बार इसी भाव से बिकवाली आती है और मार्केट वापस नीचे चला जाता है, सस्टेन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट की अगर अपने बात करें तो इसको 10,600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए वॉल्यूम के साथ, तब ये तेजी टिकाऊ रहेगी। जो एज पर चार्ट पैटर्न इसका टारगेट रहेगा वो लगभग 16,000 रुपये का रहेगा। और अगर ये नहीं हो पाता ऐसा, पहला अगर ये नहीं हो पाता है तो पहली बात तो 10,500 के आसपास बाइंग नहीं करनी चाहिए गम को हाल फिलहाल। जब तक 10,900 के ऊपर डेली बेसिस में बाजार होल्ड नहीं करता या 10,600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ये नहीं देता, तब तक 10,500 के आसपास बिल्कुल बाइंग नहीं समझ में आती है। और अब आते हैं अपने डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के अंदर अभी जो मूवमेंट आया उसके बाद लगभग 1-1.25 महीने से बाजार कंसोलिडेशन फेस में है और एक पैटर्न होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं, पिनेंट बोल सकते हैं, उस फॉर्मेशन के अंदर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ऊपर में 10,900 के ऊपर जब तक ये होल्ड नहीं करता, इस पैटर्न का ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है, तो बाइंग ऊपर में नहीं करनी चाहिए। और नीचे ऑन द डाउन साइड 9100 के नीचे किसी भी कीमत पे अगर ये बंद हो जाता है तो फिर अपने तेजी के लिए जो अपने सब सोच रहे हैं कि इसमें तेजी आएगी, तो उस पर एक विचार होना चाहिए कि ये तेजी आएगी भी या नहीं आएगी। तो 91 के नीचे क्लोजिंग पे लेना नहीं है। ऊपर में 10,900 के ऊपर क्लोज होता है ऑन डेली बेसिस, 10,600 के ऊपर वीकली बेसिस, तो बाइंग बनती है और तब तक एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्की प्लेयर 10,500-600 के ऊपर करीब बेच सकते हैं और नीचे का जो लेवल लेने का है वो 9500 रुपये से 9300 के बीच में सेफ साइड, 9100 क्लोज बेसिस स्टॉप लॉस। अगर ये 9100 के नीचे बाजार क्लोज होता है तो ये 8,000 रुपये का गम भाव देख सकता है। और मैम रही बात ग्वार की, ग्वार 5400 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5600 रुपये के आसपास कभी भी आए तो 5400 रुपये का क्लोज बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे बाई चांस अगर बंद होता है तो नीचे का डाउन साइड 4800 तक का खुला हो सकता है। ऊपर में 6600 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, डेली क्लोजिंग कम से कम 2-3 दिन रहे तो और भी अच्छी बात है। और अगर ये 6600 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर ऊपर में ये करीब 8,500 रुपये के आसपास लगता है।
ठीक है, अब हम एक फाइनल राउंड करेंगे जिसमें हमें शायद 2 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि फंडामेंटली आप लोगों को वो प्राइसेस क्या लगते हैं, क्योंकि ये तो प्योरली टेक्निकल है। तो आप लोग भी अपने रेट्स के साथ यहाँ पर तैयार रहिए, क्योंकि आप सब मार्केट के लोग हैं। आप ही से शुरुआत करेंगे, आपके पास माइक है। आपने मुझे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, लेकिन अब आपको मुझे एक रेंज देनी है विदाउट एक्सप्लेनेशंस। आप मुझे खाली गम में और सीड में दोनों में एक रेंज बताइए, दिसंबर तक और उसके बाद आगे तक। तो आप मुझे 2 रेंजेस दे सकते हैं। मैम अभी हाल फिलहाल जो रेंज है वो लगभग 9500 से लेकर 10,500 तक की है। 9500 के आसपास आप ले सकते हैं 9100 के नीचे का क्लोज बेसिस स्टॉप लॉस डाल के, और 10,000 और ऊपर में जाएगा 10,900 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस 10,000 रुपए के नीचे रहेगा, और जो इसके टारगेट रहेंगे वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास। 15,000 के पास। हाँ जी। ओके, प्योरली रेंज। गम में जो मेरा रेंज है वो 10,850 ऊपर की तरफ बंद का है, नीचे 8500 तक। गंवार सीट की बात करें तो 6425 अपसाइड का है, एंड नीचे की तरफ 54 इज द बेस्ट लेवल, उसके नीचे आता है तो बाय करना चाहिए। अजय, गवार सीट में मुझे ज्यादा तेजी नहीं लगती, अनलेस एंड अंटिल अनलेस अंटिल नहीं बोलना। 6850 के नीचे बिल्कुल मंदी है। 5100 भी तोड़ सकता है, बट 5100-5200 का लेवल फेयर प्राइस बोलेंगे। गवार गम के लिए 81-8200 का बेस रहेगा। ऊपर में स्टॉप लॉस बोल लीजिए या रेंज पकड़ लीजिए आप, वो रहेगा 11,750। ओवरऑल व्यू मेरे हिसाब से मंदी का रहना चाहिए। 10,300 के आसपास में बेचिए। नीचे के प्राइस रहेंगे 9600, 9600, और 9600 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है तो ये प्राइसेस 8450 तक जा सकते हैं। तो आप बेरिश हैं, यानी कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं भाव। हाँ, और 10,000 जैसे मैंने पहले बोला 10,700 के ऊपर का एसएल लगा सकते हैं। 10,700 के ऊपर खरीदारी बनेगी। और वैसे ही गवार में मैंने जैसे पहले बोला 6660 के आसपास में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसकी जगह 6650 का डेली क्लोजिंग बेसिस एसएल लगाइए, और 6350 के आसपास में सेल कर सकते हो। नीचे के प्राइजेस रहेंगे इसके 58 और 5650 के आसपास के, और उसके नीचे अगर 5650 के नीचे जाता है तो 5000 भी दिखा सकता है। ओके, अब हम एक्चुअल प्राइसेस सुन रहे हैं। मैंने यही बात आपको 2 टुकड़ों में पहले रेंज रखी है, फिर भी मैं रिपीट शार्पली कर देता हूँ स्पष्ट शब्दों में। अक्टूबर की रेंज में पकड़ रहा हूँ 5305 गुआर से 6350 अक्टूबर महीने के लिए। अक्टूबर से दिसंबर पूरा क्वार्टर की रेंज पकड़ता हूँ। हेलो, अक्टूबर से दिसंबर तक 5040 से 6680, ये अक्टूबर तक का रेंज रहा ग्वार का। अब गम का रेंज अक्टूबर तक का 9250 से 10,900 पहला पड़ाव। अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो 14,040 तक हम इस क्वार्टर में देख सकते हैं। अगर बंद रहता है तो कंडीशन अप्लाई है 10,900 के ऊपर बंद चाहिए, वीकली बंद। ये 7 अक्टूबर से दिसंबर तक पूरे साल की तो रेंज मैंने पहले भी आपको दी। मेरे पास है वो चीज। एक स्टेप और आगे जाते हुए एक और क्लैरिटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और हमें माइक भी नहीं चाहिए उसके ऊपर। तेजी या मंदी? अगर ट्रेडिंग की बात करें तो गवार के अंदर 5725 नवंबर आएगा। तेजी या मंदी? तेजी, मंदी, रेंज बाउंड, तेजी, मंदी, रेंज बाउंड। बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आने वाले एक महीने के लिए माइनर मंदी, तो करेक्शन जोन चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। ऑल ओवर तेजी बुलिश है। नियर टर्म मंदी, आगे जाके तेजी। हाँ, क्योंकि करेक्शन है। तेजी मंदी, तेजी मंदी। हाईली बुलिश इन ग्वार गम, हाईली बुलिश 15,000 16,000। रेंज 5520 ग्वार नीचे में, 8500 ऊपर में। ग्वार गम 9200 नीचे में, 14,880 ऊपर में। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश, बाय ऑन डिप्स चलेगा। 5400 का गंवार लेना चाहिए। 6600 शॉर्ट टर्म टारगेट्स, ऊपर के टारगेट्स 8,000 रुपए के। ग्वार सीट, सॉरी, ग्वार गम
8,850 बहुत अच्छे भाव में लेने के। शॉर्ट टर्म टारगेट 12,500 का रहेगा, लॉन्ग टर्म टारगेट 15,400। ये जो क्वार्टर है अभी अक्टूबर से दिसंबर का, इसमें जो भी करेक्शंस आएंगे, लोअर लेवल्स के जो भी सपोर्ट्स लेवल बताए हैं वो बाइंग के लिए अच्छे होंगे। आगे अच्छे भाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंपली मैं बोलूँगा पहले ग्वार सीट की 5400 के ऊपर जब तक ग्वार सीट है करंट वायदा, इसमें तेजी करें। 6200 पहला लेवल, 6800 दूसरा लेवल और 7960 तीसरा लेवल। ग्वारगम जब तक 8800 के ऊपर है और 8800 को होल्ड कर रहा है तब तक तेजी करें। 10,850 का पहला लेवल, 10,850 के ऊपर 14 से 14.5 और कीमतें अगर थोड़ा अच्छा सपोर्ट करा, फंडामेंटल भी सपोर्ट हो गए तो 18,400 तक के भाव भी बन सकते हैं। तेजी जी, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने जो भी लेवल दिए है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे सेकंड मंथ, नियर मंथ नहीं है, सेकंड मंथ के है, वो मान के दिए हैं, वो मान के ही चले। और एक और बात जोड़ना चाहूँगा, ये जो अभी पूरी राइज आई अच्छी तेजी, उसके बाद जो इम्पल्स वेव बनते हैं उसमें ट्रेडर भी कंफ्यूज होता है, टेक्निकल वाले भी हम कंफ्यूज होते हैं, बार बार रिव्यू करना पड़ता है। तो जो नजदीक का सिनेरियो है शायद सबके यही है, कंफ्यूजन तो इसमें चलती रहती है, इम्पल्स वेव में ये होता है। आगे नई एक ट्रेंड वेव आएगी इसमें, तब रिव्यू करेंगे। वायदा इथनिक ग्रुप लाइव ही रहता है इसके लिए, ठीक है। मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? नहीं, मेरे से जानने से पहले मैं तो भावनाओं का खिलाड़ी हूँ। नहीं, आप सभी भावनाओं बहुत नहीं, हम ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सवाल इस पैनल से करना चाहते हैं, उसके बाद में फिर वो सवाल क्लियर हो जाए तो शायद ये जवाब दे पाए लोग। सबसे पहले जवाब देखिए, सुनिए सवाल उनका। माइक एक मिनट मैं देता हूँ। पुखराज जी, आप बाजार को बहुत क्लोजली जानते हैं, टेक्निकल एक तरीका है, जब आप फंडामेंटली देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? आप अपना सवाल उसके बाद पूछिए। जैसे मैंने फंडामेंटल वाले पैनल में बताया था, कृत्रिम तेजी आएगी, कृत्रिम मंदी भी आएगी, दोनों आएगी, कृत्रिम आएगी और बहुत जोर से आएगी, जो भी आएगी जोर से आएगी। मेरा सवाल है कि ये मेरे सारे मित्र हैं टेक्निकल वाले, हमारे ग्रुप के लोग हैं, सारे हमारे ग्रुप से हैं, कोई बाहर से नहीं है, यहाँ भी नहीं है बाहर से, तो ये बुरा तो नहीं मानेंगे, पक्की बात है। ये तेजी मंदी बताते हैं, स्टॉप लॉस देते हैं। हुआ क्या पिछले दिनों जब वो जोर से चला ना, इन स्टॉप लॉस पास ही नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस से भगा जा रहा है ऊपर से ऊपर। अब वो स्टॉप लॉस काटते काटते 3-3 हजार रुपए पर लोट, यानी एक लोट पे 3-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब इनका स्टॉप लॉस, इन्होंने तो स्टॉप लॉस दे दिया, 200 ऊपर स्टॉप लॉस है भैया, आप काट लेना। तो आपने क्यों नहीं मेंटेन किया स्टॉप लॉस? मेंटेन किया ना, मिला ही नहीं बाजार में भावी। सुबह 6 का सर्किट लग के खुला, उसके दूसरे दिन 6 का सर्किट लग के खुला और फिर तीसरे दिन और 6 का सर्किट। और मनीषा जी एक बात और, उस समय पे सैकड़ों लोगों के फोन आए थे, पुखराज जी ये सट्टा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हमारे हेज किया हुआ है, हमारे पास क्लियरिंग के पैसे नहीं है, क्या होगा? मैंने भैया मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, पर ये उनसे जरूर है। ये जो स्टॉप लॉस है ना, कम से कम इसकी एक परिभाषा तो होनी चाहिए, चाहे अपने टीवी पे प्रोग्राम हो उसमें भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। इन लोगों को ये जरूर बताना चाहिए कि इसमें एक्सीडेंटल केस है ना, उसको किनारे रखते हुए अपनी बात कहे। तो स्टॉप लॉस ही पास नहीं होते मैडम। जैसे कैस्टर में था कि कैस्टर इस भाव का घटेगा तो ये हो जाएगा, और वो स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब 7 दिन तक सर्किट ही नहीं खुले नीचे के, मतलब जाए कहाँ? एक जो सबसे बड़ी परेशानी जो है अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटी, वो जो ग्लोबल कमोडिटीज अपन देखते हैं, ग्लोबल कमोडिटीज के जो सर्किट लिमिट्स है वो ओपन, और अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या है कि स्पेसिफिक सर्किट लिमिट तय की हुई है, कहीं 4% कहीं 6% तक। 6 के बाद जब मार्केट का अगर सेंटीमेंट जो बुलिश होता है तो अगले दिन भी हम ऊपर का सर्किट देखते हैं, और ऐसे सर्किट 2, 3, 4 भी चले जाते हैं। या अगर मंदी का सेंटीमेंट होता है तो 3-4 लोअर सर्किट भी रहते हैं। तो अगर ग्लोबल कमोडिटी के रेफरेंस में हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो ये रिस्क अपने भारतीय बाजारों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमेशा बनी रहेगी। इंटरनेशनल कमोडिटी में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्किट लिमिट। देखो, मैं आपके जवाब से संतुष्ट तो नहीं हूँ मैं। ये कमोडिटी एग्री कमोडिटी है, इसको हम चलाने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये भारत की जितनी भी आबादी है वो सारी आबादी से जुड़ी हुई चीज़ है ये। और ये जो आप बुलियन या जो इंटरनेशनल कमोडिटी जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका हो सकता है ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा हो, पर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है ये।
मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बात को भी रखना चाहिए कि अगरचे इस तरह की सर्किट लग जाए वो आदमी कहाँ जाएगा। या तो एक्सचेंजों में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि वो बचाव करे। चूंकि आप मीडिया से हैं, मृत्युंजय भाई मीडिया से है, मयूर जी मीडिया से है, स्वतंत्र जैन मीडिया से है, तो मेरा ये सवाल बनता है कि कोई ऐसी व्यवस्था तो स्टॉप लॉस था उसको उसका कटे, उसको बाल मिल जाए, भले उसको आप 100 रुपये क्विंटल उसका प्रीमियम और ले लें। मैंने यदि ग्वार का स्टॉप लॉस लगाया 5800 रुपये, अब वो 6800 रुपये तक बाजार ही नहीं खुलता है, मैं जाऊंगा कहाँ? सो हमारे टेक्निकल पैनल तो ये बोलेंगे कि हमने आपको कहा था अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर पूरी मंदी है, लेकिन जिसको क्लियरली इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, जवाब जिसका तो नहीं हो पैसा सकता, हो रहा है, जिसका रोज पैसा नीचे जा रहा है। मैंने भी तो यही प्रयास किया है ना कि मेरा सवाल ऐसा हो जो लाजवाब और जवाब नहीं दे सके। मेरा भी प्रयास यही था। देखिए 7 सर्किट लगे कैस्टर में, स्टॉप लॉस नहीं कटा। मेरे को याद है 17 सर्किट लोअर लगे थे उसमें मेंथा में, स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो जाएंगे कहाँ ऐसे? कहीं कभी ऐसा भी होता है नहीं, एक्चुअली ये एक सवाल भी है पुखराज जी, क्योंकि जिसमें इतनी ज्यादा मूवमेंट हो जाती है ना, उसमें एक तो वॉल्यूम खत्म हो जाती है और वो मार्केट भी खत्म हो जाती है, जो हमने मेंथा कैस्टर में होते हुए भी देखा है। नहीं, वो अभी सुरेश जी कह रहे थे कि इसमें टेक्निकल वालों का दोष नहीं है। मैं भी मानता हूँ टेक्निकल वालों का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है कि हम फंस गए। पर ये एक बात, ये तो उसमें ये तो कह ही सकते हैं कि एक्सीडेंट से बचते हुए आप ट्रेड करें, ये तो कह ही सकते हैं ना कि एक्सीडेंट से बचते हुए ट्रेड करें, इतना छोटा ट्रेड करें कि आप फंसे नहीं और फंस भी जाएं तो ऐसी हालत नहीं हो कि आपको 6-7 महीने नींद नहीं आए। ऐसा तो कुछ हो जाए तो ऐसा ठीक रहेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये हमारे कर्म है या फिर ये आपके चार्ट्स हैं। काको साहब, शायद आपका सवाल टेक्निकल से नहीं है, ये सिस्टम से है। ये प्रॉब्लम सिस्टम की है। आई थिंक टेक्निकल में मैं एक बात मैं अपनी ओर से जो समझता हूँ वैसे तो मैं खिलाफ हूँ इसके कि जब आप मॉडरेट कर रही हैं तो मैं काउंटर सवाल करूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं खुद भी नहीं करने देता, पर मेरी अब आज तो मेरी ये हो गई बात कि इसमें टेक्निकल का दोष नहीं है। माना टेक्निकल का दोष नहीं है, पर मैं टेक्निकल देख के ट्रेड करता हूँ और अधिकतम चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे टेक्निकल व्यू ही ज्यादा आते हैं, फंडामेंटल बहुत कम आते हैं। फंडामेंटल वाले पुखराज जी, मैं इसको एक कन्वर्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को। जी मैडम। जिस तरह से हम कैस्टर को देखते हैं, ऐसा और कमोडिटीज या शेयर्स में नहीं होता कि आपको 10-10, 12-12 दिन लगातार लोअर सर्किट्स मिले, आप उसमें से निकल भी ना पाए। दूसरी चीज, जैसे अजय बता रहे थे कि वॉलेटिलिटी आने वाली है, हमें पहले से मालूम पड़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ घटने वाला है तो हम स्टॉप लॉस की बात क्यों कर रहे हैं? फिर हम ये क्यों नहीं बाजार को चेताते कि ऐसा कुछ होने वाला है? इसमें काको साहब की एक बात से सहमत हूँ। एज ए टेक्निकल व्यू क्या होता है, साइकोलॉजी जहाँ पे एंट्री होती है, एग्जिट होता है, उसका आईना है ये जो चार्ट थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी चल रहा है वो सामान्य संजोग होते हैं, डिजास्टर वाला समय नहीं, एक्सीडेंट जोन वाला समय में टेक्निकल को आप यूज करके व्यापार नहीं कर सकते। वहां अपनी बुद्धि लगा के व्यापार करना पड़ेगा। टेक्निकल एक आईना है, वो एग्जाम है जहां आपको गाइड मिलती है बस। तो ये और उसका टूल्स के तरीके हर चीज में एक डिस्क्लेमर है और निखिल जी ने अभी उसको यूज कर लिया है। काकोसा ने जो बात की थी उसमें एक सिंपल है, एथनिक ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको पहले से ही पता रहेगा मार्केट में क्या होने वाला है। पिछले साल वेबिनार में पहले ही आवाज आ गई थी गवार में तेजी आएगी, तो जो सर्किट लग रहे हैं उससे पहले आपको एथनिक ग्रुप में पहले ही पता चल जाएगा कि फंडामेंटल क्या हो रहा है और टेक्निकल क्या हो रहा है। और सेकंड, जो हम लोग सिस्टम की बात करें, देखिए 100% कोई भी फुल प्रूफ चीज नहीं होती है, बट हाँ मैं काफी टेक्निकल भी देखता हूँ, फंडामेंटल भी। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच विल गाइड यू इन एडवांस। ये आपको पहले से बता देगा कि कुछ मार्च मंथ में बड़ा होने वाला है, चाहे हम बॉलिंगर बैंड की बात करें, चाहे वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें, चॉपी की बात करें, ईडीएक्स की बात करें, काफी चीजें हैं। तो देखिए 100% नहीं, लेकिन आपको ये पता चला कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपके सामने जैसे बाहर बूफे लगे हुए, आज सुबह हमने राजभोग खाए तो मैंने देखा वहां पे 50 राजभोग पड़े, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं। अब मेरी कैपेसिटी क्या है वो मुझे पता है। अगर मैं सोचूं यार अच्छे हैं राजभोग, बीकानेर से आए, बहुत बढ़िया है, चलो 8-10 खा लेते हैं, तो वो तकलीफ मुझे होने वाली है। तो सबसे पहले खुद का व्यापार समझिए, क्या रिस्क एपेटाइट है, और जब वॉलेटिलिटी आ रही है इंडिकेटर है, समझने वाली चीज है ये। तो इंडिकेटर दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी आ रही है, तो आप अपना जो टेक अवे ले रहे हैं वो छोटा कर लीजिए। तो ये आपको आपका संयम बरतना है, तो हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। आई हैव फाइनल क्वेश्चन नाउ, नहीं तो ये बहुत लंबा चलते जाएगा। मनीषा जी, उससे पहले एक है, मैं ग्वार किंग के साथ खड़ा हुआ हूँ,
मैं ये चाहता हूं कि ये जब किंग बने ग्वार के, तो ये इन्होंने फंडामेंटल देखा या टेक्निकल देखा, या इनके मुंह से सुना जाए? दोनों में से कुछ नहीं देखा, सिर्फ स्किन देखी। जब मैंने शुरू में यहाँ पर टीवी करना शुरू किया था ना, तो हम बाजार में बहुत लोगों से मिलते थे। तो कुछ लोग बोलते थे मुझे बुलाओ, मुझे इस कमोडिटी के बारे में बोलना है। तो हम उन्हें बोलते थे अच्छा आप क्या बोलेंगे कि भाव यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा उसका रीजन क्या देंगे? क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हम बाजार को समझते हैं, हमें मालूम है ये जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमें मालूम है। सो जो सवाल आपने मुझसे पूछा था ना कि आपको क्या लग रहा है, मैं चाहूंगा कि वो सवाल इनसे पूछना चाहिए अपने को, इनको क्या लग रहा है। आई वॉन्ट टू एक्चुअली कम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी गुआर के यहाँ पर लोग हैं, हमने टेक्निकली यहाँ पर सुना है, आप बाजार में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका प्राइस व्यू क्या है, तो हमें भी पता चलेगा कि क्या है। तो आई थिंक आपको बताना चाहिए। सिंगल तो शायद अपने को टाइम लग जाएगा, पर अपन इसको टेबल वाइज कर लेते हैं कि टेबल वाइज डिसाइड कर लें लोग। डन, ठीक है। हाँ, ऐसा कर ले, तेजी वाले हाथ उठा लें पहले। हाँ वो मेरे को एंकर बन गए। हाँ जी, तो टेबल वाइज चले जाते हैं। अब इस टेबल को क्या लग रहा है, क्या प्राइस है? आप लोग मंदी में है, तेजी में है? पुखराज जी वाली टेबल तेजी, ये क्या है? ओके, ये डिवाइडेड टेबल है। 2-3 लोगों ने तो बताया भी नहीं। तेजी अभी मार्केट ही पूरा डिवाइडेड। हाँ क्लियरली, मेरा तो पैनल भी बिल्कुल डिवाइडेड है। वो तो न्यूट्रल है ना मयूर भाई। और हाँ जी कमल जी, या सो तेजी। अगला कटपीस अभी 3 महीने तक कटपीस का। अभी 15-20 दिन तक 5700 से 6100 की रेंज रहनी चाहिए। बाकी ओवरऑल 5500 के नीचे हर गट्टे में लेने का बनता है। तो तेजी हुई फिर, मतलब नीचे में हर चीज में लेना ही है। हाँ जी तेजी। सीजन के अराइवल देखकर फिर आगे का व्यापार करना चाहिए। मेरे को लगभग तेजी लग रही है आगे। अनिल जी बहुत शुक्रिया, आप माइक लेके हर टेबल पे जा रहे हैं। भाव पता चल जाए तो कल को मैं भी व्यापार करूंगा, इसीलिए मेहनत करे जा रहा हूं मैं तो। मैं फर्स्ट बार ये सेमिनार में आया हूँ आज। इससे तो गवारगम में तेजी तो दिख रही है अभी, फिर भी मैं इतना बात करना चाहूँगा कि टेक्निक और फंडामेंटल वो तो देखना ही चाहिए, और जो भी ट्रेड करता है वो खुद अपने हिसाब से स्क्रीन देखकर भी सोच के काम करना चाहिए, जिसके हिसाब से कुछ भी एक्सीडेंट जोन हो जाए और वो फंस न जाए इसमें। और ऐसे तो मुझे तेजी लग रही है इसमें। 1.5 महीने कटपीस, उसके बाद तेजी। ओके, ओवरऑल बाय इन डीप तेजी मींस तेजी। मेरे को 6500 से पहले 5400 का भाव लगता है हाजिर में भी। हम तो पैदा ही तेजी में हुए हैं जी। 2012। हेलो, तेजी और मंदी से बायस्ड नहीं है। ओवरऑल तेजी लगती है 90-92 की मंदी नहीं है। 55 ग्वार की मंदी नहीं लगती। भविष्य उज्जवल है इसका। आपने लेकिन पहले पैनल पे बायस्ड कहा नहीं कि है, तेजी है। कोई भी ट्रेड में बायस्ड नहीं है। तेजी तेजी करके आप क्या करोगे? आप किसान भाई हैं। वायदा लेने पर अभी जो वायदा चल रहा है उसमें जो बायर है, गवार का बायर बनता है ना, उसको बदले की मार पड़ेगी नहीं, जब तक नहीं पड़ेगी जब तक एनसीडीएक्स के अंदर डिमेट माल नहीं होगा। और गम जब तक इसके अंदर डिमेट रहेगा जब तक वायदे बदले की मार पड़ती रहेगी। तो मेरे हिसाब से मेरे को गवार के अंदर अभी बढ़ने में बेच कर लेने में बेहतर लगता है, और गम घटे में लेकर व्यापार करना चाहिए। 2021-22 में गम 18,000। तेजी शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड रहेगा और आगे लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी तेजी बनेगी। दिसंबर तक अराइवल के टाइम मंदी, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
तेजी लगती है, लेकिन एक डीप करेक्शन के बाद। गवार बोलेगी। मैं गम लेके ग्वार बेचना प्रेफर करूंगा, ना तेजी में ना मंदी में, दोनों में पैसे आएंगे। उन्होंने पेयर ट्रेडिंग कर दिया यहाँ पे। थोड़ा लाइटर वे में बोलता हूँ, समझाता हूँ। मतलब गुड्डू भाई रणजीत भाई दोनों ले रहे हैं तेजी कर लें, और दोनों बेच रहे हैं मंदी कर लेंगे। और दोनों वैसे करेंगे, वो बोल रहा हूँ, बोलेंगे वो नहीं बोल रहा हूँ। दोनों ने साफा भी नहीं पहने हैं दोनों ने, इसलिए पता भी नहीं है कौन मंदी में कौन तेजी में। आपने भी नहीं पहना। नहीं, इन्होंने पहना था पर उनको देखते खोल दिया। अभी रेंज बाउंड लग रहा है, बाकी भविष्य अच्छा लगता है। चलिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि आगे जाके बढ़त देखने को मिल पाएगी। क्लियरली नियर टर्म में फसल आएगी, हल्की सी मंदी देखने को मिल पाएगी, लेकिन ज्यादा लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़त की तरफ, खरीदारी की तरफ है। अनिल जी। इस मंच से मैं टेक्निकल के पैनल की ओर से एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि जो भी लोग पूछते कि स्टॉप लॉस लग जाती है, स्टॉप लॉस लग जाती है, टेक्निकल एनालिसिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब एक संभावनाएं है कि हमारी कॉल 70% या 60% या 80% सही होती है। अगर 100% हम ही सही होते तो शायद हम ही ट्रेड कर लेते हैं। तो बेसिस आप ये रखिए कि एक हमारी जो भी व्याख्या है एक संभावना है, और संभावनाओं के आधार पर आप व्यापार कीजिए। थैंक यू। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो ला नहीं पाया, भूल गया मैं कि रस्सी कौन सी पकड़ूं। मैंने वही स्टोरी अंत में आज भी ट्रू है कि रस्सी कौन सी पकड़ूं आज भी पता नहीं चला। ये डेमोक्रेसी है अपने ग्रुप की। और मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से, मतलब इतने अच्छे तरीके से मॉडरेट किया कि हमें जो पिक्चर चाहिए थी, मैं समझता हूं कि जो सीरियस प्लेयर हैं यहाँ पे उनको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ उनको मिल चुकी है। और मैं आशा करता हूं कि ये टेक्निकल पैनल का फायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएंगे। इसी के साथ ही मैं सारे पैनलिस्ट का और मॉडरेटर का धन्यवाद करता हूं। और मनीषा जी की जो ख्वाहिश थी कि उनको साफा पहनाया जाए, वो साफा प्लीज। भावना तो कैस्टर कार्ड में मर गई। मैं प्रताप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए दोनों तरह के पेयर ट्रेडिंग का लेके आए ये। दिस इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। गम लेके ग्वार भेज दिया। मैं जितेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए, और नरेश भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए, वो हमारे मॉडरेटर मनीषा जी का बुके एंड मोमेंटो देके स्वागत करें, सम्मान करें। मैंने आप सोचो हमने सर खोजा पहले तो कि जो आपके लायक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा जी से कि अपने पैनलिस्ट का स्वागत मोमेंटो देके करे। वो वीडियो आ गया हो तो इनको दे दें कि प्लीज इनको दीजिए, एक बार दिखाना जरूरी है। ये वाला वीडियो दिखाओ ना। कैमरे के आगे लगा दो, कैमरे के आगे लगा दो इसको। इसको इस पे भी शो कर दो ना, इस पे भी शो करो।
ये प्रॉपर आ नहीं रहा अभी तो खैर। क्या बात है, तालियां बजनी बंद हो गई। मेरा कान सुना सा लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ। टेक्निकल पैनल से जो भाव मिले हैं उन पे विचार घर पे जाके करिएगा। अभी तो आज तो तालियां बजाइए अभी तो। भाव और भावनाएं भी मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, मनीषा जी का। मयूर भाई आओ ये। मैं स्वतंत्र जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और पुखराज चोपड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मोमेंटो प्रदान करके सम्मान प्रदान करें। मैं मयूर भाई मेहता को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और पुखराज चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मोमेंटो प्रदान करके सम्मान प्रदान करें। मैं कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और पुखराज चोपड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका मोमेंटो प्रदान करके सम्मान प्रदान करें। मोमेंट चालू कर दो हमारा। हेलो हेलो, अनिल जी शर्मा ने पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से मॉडरेट किया है, तो मैं पुखराज जी से आवेदन करूंगा कि एक उनको भी ट्रॉफी देकर सम्मान करें। धन्यवाद। अनिल शर्मा जी। ट्रॉफी खुलने को तैयार नहीं हो रही। अब वो कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ है अपना? वोटर संख्या चाहिए। नहीं मैं क्यों बोलूं? सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी। मैं सुरेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए हुए सभी अतिथिगणों का डिजिटल मीडिया पे जो भी उपस्थित लोग हैं उन सबको वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। दोबारा से अनिल जी ने एक जिम्मेवारी दे दी है।
जो कि देना शायद बहुत ही मुश्किल काम होता है, इतने सारे दूर से आए हुए सारे मित्रों का, अपने मीडिया के सारे मित्रों का, सारे पैनलिस्ट का, सारे मॉडरेटर्स का। धन्यवाद को सिर्फ धन्यवाद के शब्दों में या 2 शब्दों में कह के नहीं बोला जा सकता, दिल से कही गई बात को ही कहा जा सकता है। तो मैं वायदा परिवार की तरफ से, परिवार के मुखिया पुखराज जी की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से जितने भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे मित्र मीडिया से आए हैं, मृत्युंजय जी, मनीषा, स्वतंत्र जी, कमल जी, उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और सारे वो मित्र, वो सहयोगी जो डिजिटल मीडिया पे या यूट्यूब या जितने भी जो चैनल चल रहे थे उनसे जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे प्रोग्राम का मॉडरेशन करने के लिए अनिल जी का दोबारा से धन्यवाद। और इनकी रस्सी का जवाब अभी तक मिला नहीं, तो उसमें मेरा एक जवाब है अनिल जी कि नॉर्मली जब हम ट्रेड करते हैं, हम ट्रेडर हैं, तो हम कॉमन सेंस से ट्रेड करते हैं। तो जो रस्सी उसने पकड़ी होगी वो हिल रही होगी, तो जो रस्सी हिल रही हो उसको पकड़ें, बस यही एक खासियत है। सो अगेन दोबारा से सबका धन्यवाद, बहुत, हाँ कितना दोनों सो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मिलते रहें, परिवार ऐसे ही बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे आज ही के दिन, अगले साल, जगह आपको टाइम पे फिर बताएंगे। धन्यवाद। यहां पर आए हुए सभी मित्रों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में यहां पर पुराने गानों की महफिल भी सजने वाली है। एक मित्र हमारे यहां पे उपस्थित हैं, वो आपका यहां पर बहुत अच्छे से आनंदित करने के लिए आप सबको यहां पे बीच में है। वो नाजिम भाई नाम है इनका। मैं इनको माइक देना चाहता हूं। आप लोग सब फूड को एंजॉय करें और इनके गानों को भी एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू सर। चेक 1 चेक।